थैंक यू सो मच देवांग भाई। दोस्तों एक बार पुनः सभी मेंबर्स का स्वागत करता हूं और हमारे स्पीकर देवांग भाई का भी सेटिंग सोन्स ऑनलाइन ग्रुप पे स्वागत करता हूं। एक बार परिचय कराना चाहूंगा हमारे स्पीकर साहब का। आज के हमारे स्पीकर देवांग डी भाई हैं, जो कि प्रभात ग्रुप नवसरी से हैं और आपकी डेट ऑफ सोसाइटी है 14 अगस्त 2010 और आज हमारे साथ जीवन जीने का एक तरीका अ डिजाइन फॉर लिविंग इस विषय पर अपने अनुभव हमारे साथ में साझा करेंगे। तो दिव्यांग भाई, हार्दिक स्वागत है आपका और आप ओवर टू यू। थैंक यू अमित भाई। और पहले सब लोगों को सॉरी बोलना चाहूंगा, थोड़ा लेट से ज्वाइंट हुआ। एक्चुअली सच बोलूं तो मैं भूल गया था क्योंकि कल हमारे शहर में बहुत बारिश था और कल पूरा दिन टेंशन में गया और कल ही अनिरुद्ध भाई का फोन आया था कि कल शेयरिंग करना है, तो मेरा पूरा दिमाग में से बात ही निकल गया था। अभी फोन आया तब मेरे को याद आया कि मैंने टाइम दिया हुआ है। सो मैंने कोई प्रिपरेशन थोड़ा बहुत भी किया नहीं है और देर से आने के लिए सबका सबसे माफी मांगता हूँ। सब्जेक्ट आज मुझे दिया है जीवन जीने का एक तरीका। तो दोस्तों, पहले मेरा शेयरिंग शुरू करने से पहले बोलता हूँ, मेरा नाम देवांग है और मैं एक बेवड़ा हूँ। केवल ईश्वर की कृपा, आप लोगों का साथ और एक का सुंदर कार्यक्रम। आज शराब का पहला घूंट नहीं पिया है और बहुत अच्छा लगता है। आज मैं बहुत सुंदर हूँ, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ऐसे अभी 55 साल का हो गया हूँ, सब बाल सफेद हो चुके हैं, दांत भी थोड़े गिर गए हैं, नए डलवाने हैं। तो लेकिन जो अंदर की खूबसूरती है वो आज मुझे अच्छी लगती है। आज 15 साल पहले जब मैं ए में आया था तो मैं अपने आप चेहरा अपने आईने में देख के बाल भी नहीं संवार सकता था। मैं आगे के बाल बनाता था और पीछे के बाल मेरे रह जाते थे। आधा दिन मैं नहाता नहीं था। मेरे नाखून, मेरे बाल बड़े, लोग जब 10 बार बताते थे कि बाल बड़े हो गए, कटवाओ, तब मैं कटवाने जाता था। तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। आज मुझे सब कुछ अच्छा लगता है और इसका जो क्रेडिट है वो मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम को देना चाहूंगा, जिसकी वजह से आज मैं अपना चेहरा आईने में देख सकता हूँ, बाल संवार सकता हूँ, हेयर जेल लगा सकता हूँ, परफ्यूम लगा सकता हूँ और अपने आप को एक खुश पाता हूँ। तो जीवन जीने का तरीका, तो ए में आने से पहले मैं एकदम अपने आप से नाराज, पूरा दिन शराब के अड्डे पे रहने वाला और दुनिया भर के लोगों को गाली देने वाला कि ये सब में किसी में अक्ल नहीं है, अक्ल सालिया खाली मेरे में है और मेरा कोई सुनता नहीं है, मेरा कोई कदर नहीं कर रहा है, मेरे को कोई समझता नहीं है। अगर लोग मेरा सुनने लगेंगे तो मैं पूरी दुनिया को खुश कर पाऊंगा। और पूरी दुनिया मुझसे बोल रही थी कि हमको खुश करने का और हमको ठीक करने का जरूरत नहीं है, तुम अपने आप खुश रहना सीख जाओ, तुम अपने आप को संभालना सीख जाओ तो दुनिया पर बहुत बड़ा एहसान रहेगा। क्योंकि मैं अड्डे पे बैठ के सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलना नहीं आता है, मनमोहन सिंह को देश चलाना नहीं आता है, ये सब बातें करता था। मैं सबको मतलब किसी को भी मैं सिखा सकता था कि ऐसा करना चाहिए और मेरा हालत बहुत खराब था। मेरी बेटी जो दूध पीती थी उसका बिल था 450 रुपया महीना। वो मेरी बीवी कहाँ से लाके भरेगी उसका मैं फिक्र नहीं करता था और देश के फाइनेंस मिनिस्टर को बोलता था कि इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री करनी नहीं आती थी, जबकि मेरे खुद के घर की फाइनेंस का जो बेहाल था उसकी तरफ मैं देख नहीं रहा था। तो एक तरह से बोले तो एकदम अपने आप से नाराज और
क्या था, मैं एक पागल था, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। शराब पी रहा हूँ तो क्यों पी रहा हूँ, शराब छोड़ना चाह रहा हूँ तो क्यों छोड़ना चाह, किसी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। जीवन क्या है वो मैं कभी समझ ही नहीं पाया। और अहंकार, ईगो इतना बड़ा के रखा था मैंने कि मेरे आगे कोई भी कुछ नहीं था। मेरे को ऐसा ही लगता था, मेरे को एक सोच आया था जब मैं शराब पी रहा था तब दोस्तों के, भगवान का कोई गलती हो गया है जो उसने मेरे को ये पृथ्वी के ऊपर जन्म दिया है, मैं कोई और प्लेनेट का आदमी हूँ, ये सब बेवकूफ लोगों के बीच में मैं कर क्या रहा हूँ। तो ये मेरा दिमाग का कंडीशन था। और फिर मैं खुद ही सोचता था कि साहब मैं कहीं पागल तो नहीं हो रहा हूँ, ये ऐसा कौन सोच सकता है। तो पूरा कंफ्यूज्ड, अनडिसिप्लिन और कुछ अजीब तरह का पर्सनालिटी था। जहाँ पे देखो मेरे को गाली पड़ रहा था, मेरे पैसे के वांदे थे, मेरे इज्जत के वांदे थे, मेरे शरीर के वांदे थे, मेरे दिमाग के वांदे थे। हर 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 चीज में मैं बैंकक्रप्ट हो चुका था और मैं समझ ये रहा था कि मेरे जितना साना इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और शराब में बंद करना चाहता था और शराब में बंद नहीं कर पा रहा था। तब मेरे को जाना पड़ा डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने मेरे को बोला कि मैं तेरा ज्यादा मदद नहीं कर सकता हूँ, अगर तेरे को बचना है और अच्छा जिंदगी जीना है तो सूरत जाओ। मेरा मेरा शहर से 50 किलोमीटर बड़ा शहर है सूरत, वहां पे मीटिंग चलता था ये का, वहां पे उन्होंने मुझे भेजा। और मैं, नसीब था मेरा कि वो डॉक्टर के मुंह से मेरे को ए का मैसेज मिला, वरना वो डॉक्टर के अलावा दुनिया का कोई भी आदमी मेरे को ये मैसेज देता था ना तो मैं नहीं जाता था, क्योंकि मैं डिनाइल और किसी का न सुनने वाला। पहले तो मेरे को कोई बोलेगा तो मैं तेरे को नहीं समझता, मैं कर लूंगा, यही मेरा जवाब रहता था। जब डॉक्टर ने मेरे को मैसेज दिया तो भी मैंने पहली बार में नहीं सुना था, वो कागज मैंने कचरे के डस्टबिन में फेंक दिया था कि 7 बजे 7:30 बजे मीटिंग है, 40 किलोमीटर दूर जाना है, मेरे को चश्मा है, सामने से ग्लेयर आता है और इसका कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो डॉक्टर का मैसेज के बाद 15 दिन मैंने एक्चुअली कोशिश किया, जिसे हम कहते हैं कि मन मक्कम करने का, विल पावर लगाने का, अपना पूरा मन से बंद करने का वगैरह। जो न्यू कमर आते हैं और आज बोलते हैं तो मेरे को मन में थोड़ा हंसी आता है, लेकिन मैं भी वो 15 दिन तक मैंने कोशिश किया अपने विल पावर से, शराब से दूर होने का, लेकिन मैं हो नहीं पाया। और फिर मैंने वो कागज डस्टबिन में से निकाला कि डॉक्टर ने बोला है एक बार चक्कर मारने का तो बनता है। और मैं पहली बार दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मीटिंग में गया और मैं गया तो मीटिंग चालू हो चुका था, सब लोग अपना शेयरिंग कर रहे थे कि मेरा बीवी गया, मेरा नौकरी गया, मैं गटर में गिरा, मेरा एक्सीडेंट हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, अभी आज 1 साल से फिर अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिला, आज 1 साल से सोबर हूँ। फिर अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिला, मैं 5 साल से सोबर हूँ। फिर अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिला, मैं 15 साल से सोबर हूँ। तो वो जो अपनी कहानी बता रहे थे वो मैं सुनते जा रहा था। और मेरे को मेरे पिताजी अल्कोहलिक थे, मेरे मामा अल्कोहलिक थे, मेरे से 2 छोटी उम्र के दोस्त मेरे अल्कोहलिक थे और मर चुके थे। इतने लोगों को मैंने दारू की वजह से मरते हुए देखा था। तो और उन लोगों का जीवन चरित्र जो था वो मेरी आंखों के सामने से जा रहा था पहली ही मीटिंग में, और मेरी आंख से आंसू आ रहे थे। और मीटिंग खत्म होते होते मैं इतना समझ गया कि दारू पीने वाले का यही हाल होता है। मैं भी पीता रहा तो आज मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कल होएगा। आज मेरी बीवी नहीं गई है, कल जाएगी। आज मेरा धंधा स्क्रैप नहीं हुआ है, कल हो जाएगा। और मेरे को शराब तो बंद करना पड़ेगा। तो मीटिंग खत्म होने के बाद मेरे को चेयरमैन ने बोला कि देवांग भाई, अरे चेयरमैन ने बोला कि किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकता है। तो मैं थोड़ा ऐसे ज्यादा बोलने वाला हूँ
और मैं सवाल पूछता हूँ। तो मैंने बोला मैं दारू पीने से बीवी जाती है, एक्सीडेंट होता है, नौकरी जाती है, गटर में गिरते हैं, वो सब मेरे को पता है। लेकिन मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि शराब छोड़ने के लिए इधर जाना है, तो शराब छोड़ने का तो आपने कोई बात ही नहीं किया। ये शराब छोड़ने का कैसा है, धीरे धीरे छोड़ने का कि फटाक से छोड़ देने का। तो वो 15 साल वाले ओल्ड टाइमर थे, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोला अभी अपने को शराब छोड़ना नहीं है, सिर्फ आज का दिन नहीं पीना है, शराब से दूर रहना है करके उन्होंने मुझे समझाया, होल्ट का प्रोग्राम दिखाया, फिर थोड़ा बीमारी के बारे में बात किया और मेरे को बोला वापस आना। मैंने बोला नहीं, मैं नवसारी रहता हूँ, बहुत दूर है। अभी मैं समझ गया, पहला घुट घातक, आज का दिन शराब नहीं पीना है, और अगर शराब पीने का इच्छा हो तो कुछ खाना खा लेना है, अकेला नहीं रहना है, गुस्सा नहीं करना है और थक जाए इतना काम नहीं करना है, मैं घर पे जाके कर लूंगा। तो उन्होंने बोला हाँ वो मैं समझ गया, लेकिन फिर भी आप वापस आना। मैंने बोला नहीं यार, मेरा बहुत दूर है, मतलब मुझे पता है नवसारी दूर है, लेकिन आप आना। मैंने बोला यार नहीं आ सकता हूँ। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा टोन बदला मेरे साथ और बोला तेरे को शराब बंद करना है कि नहीं करना है। मैंने बोला करना है। तो तेरे से हो रहा है क्या? मेरे उस दिन पता नहीं कहाँ से मैं इतना जेन्युइन हो गया था, जेंटलमैन हो गया था कि मेरे मुंह से सच ही निकल रहा था और मैंने बोला नहीं छूट रहा है। तो उसने बोला कि पूरा जिंदगी किसी का नहीं सुना, इतने लोग तेरे को बता रहे हैं कि तू इधर आ, तेरा हर सवाल का जवाब इधर है, तो इतने लोगों का तो सुन। और ये जो डायलॉग था वो ओल्ड टाइमर का, वो तीर के जैसा मेरे दिल में घुस गया, क्योंकि मेरा भाई, मेरे दोस्त, मेरी बीवी, मेरी माँ, सब लोगों का एक ही बात था कि देवांग से बात करने का कोई मतलब नहीं है, वो कुछ सुनता नहीं है, होपलेस आदमी है। तो होपलेस की कैटेगरी में मुझे डाल दिया गया था कि ये पी पी के मरने वाला है, उसको कोई बचा नहीं सकता है। तो ये वाक्य मुझे दिल में लगा और मेरे को लगा कि ये लोग कुछ तो बेवड़े लोगों के बारे में, इन लोगों ने पीएचडी किया है, मतलब इन लोगों के पास कुछ नॉलेज तो है, इधर आना तो पड़ेगा। तो मैं नवसारी से सूरत, ये लोग बेवड़े लोगों के बारे में क्या जानते हैं वो जानने के लिए जाने लगा, शराब बंद करने के लिए नहीं, एक नॉलेज लेने के इरादे से मैंने ए में एंट्री किया। और फिर धीरे 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 मुझे बीमारी के बारे में पता चला, मेंटल ऑब्सेशन, फिजिकल एलर्जी, आध्यात्मिक अधोगति, डिनाइल, कनिंग, बफनिंग एंड पावरफुल, पीपीपी। और मुझे थोड़ा इंटरेस्ट पड़ने लगा उन लोगों के साथ, थोड़ा मजा आने लगा। जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं ऑब्जर्वर बन के आया था, वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस अब धीरे धीरे मुझे अपनी अल्कोहलिक्स एनोनिमस लगने लगी, हमारी अल्कोहलिक्स एनोनिमस लगने लगी और मैं वहां पे थोड़ा एक्टिव होना चालू हो गया। और धीरे धीरे जब मैं प्रोग्राम की गहराई में गया, मैं आया था वहां पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मेरा एंट्री हुआ था शराब बंद करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरी जिंदगी को इतना बदल के रख देगी, मेरा पूरा जीवन जीने का तरीका ही बदल जाएगा, मेरा पूरा सोच, मेरे जो इमोशंस है और मेरे जो बिहेवियर्स है वो सब एक दिन चेंज होने वाले थे, इतना अंदाजा मुझे नहीं था। और धीरे 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 जैसे जैसे मैं मेरे जीवन में लोग आते गए, मैं जैसे जैसे ये में घूमता गया और मुझे समझ में आया कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस खाली मीटिंग नहीं है, मीटिंग से बहुत बड़ा है। मीटिंग खाली अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने का गेट है, गेटवे ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस मीटिंग है, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस अपने आप में बहुत बड़ी संस्था है। ये 12 स्टेप का प्रोग्राम नहीं है, 36 तत्वों का प्रोग्राम है। फिर मेरे जीवन में ट्रेडिशंस आए, फिर मैं डेलीकेट बना और मुझे कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा। आज भी पूरा अल्कोहलिक्स एनोनिमस में नहीं समझ पाया हूँ, लेकिन जितना भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस समझ पाया हूँ
उसने मेरी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल दी है। तो मेरे को जो जानने को मिला अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के, जीवन जीने का जो पथ मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में से मिला, वो मैं आपको बताने का थोड़ा कोशिश करता हूँ। तो जब मेरे को पता चला कि मेंटल ऑब्सेशन, फिजिकल एलर्जी और आध्यात्मिक अधोगति, ये सब मेरे को शराब के मामले में बहुत अच्छा लग रहा था। पहला घूंट तो शराब का, आज का दिन तो शराब नहीं पीना है। लेकिन जैसे जैसे मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की गहराई में उतरता गया, तब ये सब स्लोगन के मायने, उसके अर्थ सब बदलते चले गए। जब मैंने डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ को पढ़ा कि इनके शरीर भी उनके दिमाग ही की तरह असामान्य होते हैं। वे ज्यादा पी लेते हैं, पछतावा करते हैं, न पीने का निर्णय लेते हैं और फिर से पी लेते हैं। ऐसा उनके साथ बार बार होता है। और तीसरा वाक्य था उनका, वे बेचैन, चिड़चिड़े और असंतुष्ट होते हैं। जब तक कुछ घूंट शराब के पी नहीं लेते, तब तक तुरंत आराम और शांति का अनुभव कर नहीं सकते। वहां से जो मेरा जीवन बदलना चालू हुआ, स्पॉन्सर का एंट्री हुआ, 12 स्टेप के बारे में मुझे समझ में आने लगा। वैसे वैसे मैंने को पता चला कि मेरा जो जीने का तरीका था वही गलत था। शराब मेरा प्रॉब्लम नहीं था, शराब मेरा सॉल्यूशन था, इसलिए छूट नहीं रहा था। तो ये जो बेचैन, चिड़चिड़ा और असंतुष्ट है, उसे मुझे पता चला कि शराब पीने जाने से पहले का मनोस्थिति बोलते हैं कि मैं शराब पीने क्यों जाता हूँ। तो मैं बेचैन, चिड़चिड़ा और असंतुष्ट होता हूँ, रेस्टलेस, इरिटेट एंड डिसकंटेंट। और मेरे को शराब पीने से, एक घुट शराब पीने से, एक पेग शराब पीने से गजब की शांति का अनुभव हो रहा है। और वो शांति को ढूंढने के लिए मैं बार बार शराब के पास जा रहा हूँ। मैं वही इफेक्ट में रहने का कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे को बोला कि अभी तुम बेचैन, चिड़चिड़े और असंतुष्ट हुए क्यों? ये अपने आप से सवाल करो कि ये आ कहाँ से रहा है कि तुमको शराब पीने जा रहा है। तो बहुत बचपन से ये चालू हो चुका था और मुझे पता नहीं था। मेरे पास 4 स्टेप करवा के लिया, तब मुझे बहुत कुछ आइडिया आया कि बचपन से ही मैं कुछ गलत था। मुझे परिस्थितियों और व्यक्तियों के साथ डील करना नहीं आता था। पहला एक्सपीरियंस मेरा 8 साल की उम्र में हुआ था। 8 साल की उम्र में मैंने चोरी किया था पहली बार। वो एक पीपरमिंट आता है, ऑरेंज फ्लेवर का, इसे हम हमारे यहाँ नींबू चीरी बोलते थे, क्योंकि वो नींबू जो कटिंग करते हैं उसका जैसा उसका शेप रहता है। तो वो खाने के लिए मैंने पहली बार चोरी किया था। तो मैंने पहली बार चोरी ऐसा ही नहीं किया कि मेरे को सोच आया और मैंने पैसा चोरी किया और चॉकलेट खा लिया। चोरी करने से पहले पैसा हाथ में लेके मैंने सोचा कि ये चोरी कर रहा है देवांग, गलत बात है। मम्मी को पता चलेगा तो डांटेगी, मम्मी को पता चलेगा तो मारेगी, मत कर। तेरे को चॉकलेट खाना है तो मम्मी के पास मांग, तो मम्मी ना बोलेगी। क्यों ना बोलेगी? कल तो दिया, बोलेगी कल तो पैसा दिया था, तो रोज रोज नहीं मिलेगा। हाँ तो 2 दिन के बाद खा लेना, और लेकिन अभी चॉकलेट तो अभी खाना है, 2 दिन कौन इंतजार करेगा? लेकिन मम्मी को तो बाद में पता चलेगा, अभी चॉकलेट खा लेते हैं, बाद का बाद में देखेंगे। ऐसा एक सोच के साथ मैंने वो चोरी किया, चॉकलेट खरीदा, चॉकलेट खाया और उसका मजा 5 मिनट में खत्म हो गया। फिर डर बैठा कि अभी मम्मी को पता चलेगा तो क्या होगा। तो 8 साल का बच्चा पूरे गांव में 2-3 घंटे तक बाहर घूमता है अकेला, क्योंकि उसको घर में जाने से डर लग रहा है। फिर घर के बाहर से देखता है कि अंदर का माहौल ठीक है कि नहीं, मम्मी को पता चला है कि नहीं। तो अभी मुझे याद नहीं है कि एक्चुअली उस दिन क्या हुआ था, लेकिन या तो पता नहीं चला था या तो मुझे समझाया था
या तो मेरे को डांटा था या तो मेरे को मारा था, कुछ भी हुआ था, लेकिन उसका रिजल्ट क्या था, मैंने दूसरी बार चोरी किया। और जिस दिन मैंने दूसरी बार चोरी किया उसी दिन मैं अल्कोहलिक बन चुका था, क्योंकि उसी दिन मेरा बेचैन, चिड़चिड़ा और असंतुष्टता वाला मानसिकता चालू हो चुका था। चोरी करने का, टेंशन में रहने का, पछतावा करने का कि मैंने गलत किया और वापस चोरी करने का। वे ज्यादा पी लेते हैं, पछतावा करते हैं, न पीने का निर्णय लेते हैं और फिर से पी लेते हैं। वो चोरी करते हैं, पछतावा करते हैं, चोरी न करने का निर्णय लेते हैं और फिर से चोरी करते हैं। वो मेरा चक्कर चालू हो चुका था। मैं ये चक्रव्यूह के अंदर उसी दिन फंस चुका था जिस दिन मैंने दूसरी बार चोरी किया। और फिर वो चोरी बढ़ता चला गया। 5 पैसे का पेपरमिंट का चोरी, 50 पैसे का बर्फ का गोला खाने में, फिर 5 रुपये का पिक्चर का टिकट लेने में, फिर 50 रुपया मावा खाने में, फिर 500 रुपया शराब पीने में। तो उस दिन जो रायता फैला वो धीरे धीरे फैलता चला गया और वो एक एरिया का नहीं था। मैंने 13 साल की उम्र में पहली बार हस्तमैथुन किया था, मेरा वीडियो भी नहीं बना था। तो मेरे को हर चीज का जल्दी रहता था, मुझे ज्यादा चाहिए और मुझे जल्दी चाहिए। ये सब जब मेरे को पता चलता गया तब मुझे पता चला कि साला मैं कर क्या रहा था। मेरे को इतना छोटा सा बात क्यों समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब करना गलत है। तब जब स्पॉन्सर के साथ मैं बैठा और उन्होंने पूछा कि ये बेचैन, चिड़चिड़ा और असंतुष्टता आया कहाँ से, तब मुझे पता चला कि वो चोरी किया तब से आया। तो वो चोरी मैंने क्यों किया? तो चॉकलेट खाने का लालच, मतलब लोभ। तो लोभ के जैसे 7 शब्द है। दुनिया का कोई भी आध्यात्मिक किताब उठा लो तो उसमें से ये 7 शब्द निकलते हैं, जिसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में 7 डेडली सिंस बोलते हैं। अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और आलस। ये 7 चीज में से एक लोभ था, वो चॉकलेट के लिए मैंने किया और फिर इसके अंदर फंसता चला गया। तो ये जो 7 शब्द है उसे किसी ने नरक का द्वार बोला है, किसी ने पाप बोला है, किसी ने जहन्नुम बोला है, किसी ने दोगच बोला है, किसी ने डेविल बोला है और हिंदुइज्म में इसे नरक का द्वार बोलते हैं। तो नरक क्या है? तो बेचैन, चिड़चिड़ा और असंतुष्ट होना मतलब नरक में होना और शांत होना मतलब स्वर्ग में होना। तो ये 7 का मैं अगर वापर करूंगा तो मैं बेचैन, चिड़चिड़ा और असंतुष्ट ही रहूंगा। मुझे कभी मजा नहीं आएगा वो सब करके। और मेरा जब मैं इतिहास देखता हूँ, जब मैं भूतकाल देखता हूँ, तब मुझे पता चला कि हाँ, ये सब करके ही तो मैं ये हो रहा हूँ। तो मुझे ये बात समझ में आया कि मेरे को शराब को ना नहीं बोलना है, ये 7 डेडली सिन को ना बोलना है अगर मुझे शराब से दूर रहना है। तो अभी ये 7 डेडली सिन्स को ना बोलना है, लेकिन ये 7 डेडली सिन्स भी आते कहाँ से है? उसका ये चॉकलेट खाने का लोभ मेरे को क्यों आया और मैंने क्यों चोरी किया? तो बोले कि बेसिक इंस्टिंक्ट है हमारी, सुरक्षा, सेक्स और समाज। समाज मतलब प्रतिष्ठा। ये हमको बेसिक्स भगवान ने दिया हुआ है कि सुरक्षा। एक छोटा सा बच्चे के मुंह की तरफ कुछ आएगा तो उसका हाथ ऊपर हो जाता है, वो हमको सिखाना नहीं पड़ता है। हिरन शेर से तेज भागता है क्योंकि वो जानता है कि शेर से तेज नहीं भागेगा तो शेर उसको मार डालेगा। और शेर हिरन से तेज भागता है क्योंकि वो जानता है कि मैं हिरन से तेज नहीं भागूंगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। किसी को लाइट दिया है, किसी को रंग बदलने का दिया है, किसी को सींग दिया है, किसी को नाखून दिया है। तो ये कुदरत ने हमको इंस्टिंक्ट दिया है सुरक्षा का, अपना सुरक्षा करने का। फिर आता है सेक्स और प्रतिष्ठा। किसी छोटे बच्चे को हम उसके दोस्त के सामने डांटते हैं तो उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका बिहेवियर, उसका गुस्सा तुरंत हम अपने को पता चलता है कि उसको अच्छा नहीं लगा है। उसको प्रतिष्ठा क्या है वो पता नहीं है, लेकिन आप उसको अगर किसी उसके दोस्त के सामने डांट दोगे तो वो नाराज हो जाता है। तो ये बेसिक इंस्टिंक्ट हमको भगवान ने दिया हुआ है। तो
वो जब मैंने चोरी किया था ना, तब मेरा सिक्योरिटी इंस्टिंक्ट डैमेज हुआ था, क्योंकि मेरे पिताजी अल्कोहलिक थे और मेरी माँ का और उनका झगड़ा होता रहता था। और जब वो चोरी किया उससे पहले हम लोग बॉम्बे में रहते थे, और वहाँ पे एक सामने अंकल थे। वो अंकल मेरे को घुमाने लेके जाते थे, और मैं वो जमाने में रास्पबेरी कैंडी खाता था। वो 15 दिन महीने में मेरे को घुमाने लेके जाते थे, और मैं जो मांगता था वो मेरे को दिला देते थे। फिर हमने पिताजी का शराब की वजह से बॉम्बे छोड़ दिया, और हम लोग गांव में रहने आ गए। और जो गांव में रहने आए वहां पे मैंने पहला चोरी किया। वो था मेरा सिक्योरिटी इंस्टिंक्ट उस वक्त डैमेज हुआ था, क्योंकि मेरे को लगने लगा था कि ये मेरा बाप बेवड़ा है, मेरी माँ उसके साथ झगड़ा करती है, और काका जो मेरे को कुछ दिलाता था वो तो बॉम्बे में रह गया। अभी यहाँ पे अगर मेरे को कुछ चाहिए तो मेरा बंदोबस्त मुझे खुद करना पड़ेगा। तो मेरा सिक्योरिटी इंस्टिंक्ट जो मेरे पिताजी और माताजी थी उनके हाथ में से लेके मैंने खुद अपने हाथ में लिया। और 8 साल का बच्चा अगर सिक्योरिटी इंस्टिंक्ट अपने हाथ में लेगा और अपना चॉकलेट का बंदोबस्त खुद करेगा, तो वो पैसा तो कमाने जाने वाला नहीं था, उसके पास एक ही रास्ता था चोरी करने का। तो वो इजी वे मैंने चूज करना चालू किया कि मेरा सिक्योरिटी मैं खुद करेगा। तो मेरा जो विश्वास था उच्चतर शक्ति के ऊपर, मेरे माँ बाप के ऊपर, वो डगमगा गया था। पावर ग्रेटर देन मी। तो वो जब मैंने अपने हाथ में लिया तब से ये गड़बड़ चालू हो चुका था। और दिल मांगे मोर 2 दिन के बाद मुझे चॉकलेट मिलने वाला था, लेकिन मुझे आज चाहिए था तो चोरी करना पड़ा। तो मुझे धीरज नहीं है, वो मेरे को समझ में आया। मेरे में बर्दाश्त नहीं है 2 दिन तक राह देखने का। मेरे में मेरा जो परिस्थिति है उसका स्वीकार करने का। मेरा हाइट से नाराज था। 5 फुट 5 इंच हाइट, मेरे भाई का, मेरे बड़े भाई का हाइट 5 फुट 8 इंच है। तो मैं हमेशा नाराज रहता था कि मेरे को मेरा भाई के जैसा लंबा क्यों नहीं बनाया। 3 इंच ज्यादा दे देता था भगवान, तो उसके बाप का क्या जाता था। ऐसा मैं भगवान से भी नाराज रहता था। तो यहाँ पे आया, और जब ये सब मुझे पता चला तो मेरा पूरा जो जीवन जीने का तरीका था वही पूरा गड्ढे में गया हुआ था। फिर उन्होंने धीरे धीरे मेरे को परिचय हुआ वो 4 शब्द के साथ, जहाँ पे हम बेसिकली काम करते हैं। बेचैन, चिड़चिड़ा और असंतुष्ट, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और आलस के बीच में ये 4 शब्द आते हैं। एक पहला था रिजाइनमेंट, दूसरा था सेल्फ पिटी, तीसरा था सेक्स, और चौथा था फियर। ये 4 शब्द ने मेरे जिंदगी को नरक बना के रखा था, और पूरा दिन मैं ये 4 शब्द के आजू बाजू ही रहता था, तो मुझे शांति कहाँ से मिलने वाला था। रिजाइनमेंट तो इतना भरपूर, बोलते हैं ये में आके मुझे समझ में आया कि रिजाइनमेंट ऐसा जहर है जिसे पीते हम खुद हैं और सोचते हैं कि सामने वाला साला मर जाएगा। वो कैसे पॉसिबल है। तो रिजाइनमेंट के बारे में मेरे को अभी बारिश का मौसम आ रहा है, बारिश के ऊपर रिजाइनमेंट था कि मैं घर से निकलने वाला होएगा ना तब पड़ेगा। मैं रेनकोट पहन के जाएगा तो साला नहीं पड़ेगा। ये जब भी मेरे को कुछ काम होता है ना तभी गिरता है। तो मैं क्या पागलपन है। बारिश का काम करता है, तुम्हारा काम करो। गिर रहा है तो रेनकोट पहनो, नहीं गिर रहा है तो मत पहनो, उतार दो, डिक्की में रख दो और अपना काम करो। इतना सीधा साधा बात जो छोटे बच्चे की समझ में आता है, लेकिन मेरे जैसे बेवड़े को पता नहीं चलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ऐसा हर बाबत में, तो रास्ते में बम्पर आते हैं तो बम्पर के ऊपर रिजाइनमेंट। मेरे आदमी को तो छोड़ो, भगवान के ऊपर रिजाइनमेंट। हाइट मेरे को क्यों कम दिया, नाराज, कंप्लेनिंग नेचर, सब चीज में कंप्लेन। मेरे को कुछ ठीक नहीं लगता था। तो रिजाइनमेंट हो गया, सेल्फ पिटी हो गया कि मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, मेरा नसीब भी जेठालाल के जैसा है, मैं मुसीबत के पास नहीं जाता, मुसीबत खुद चल के मेरे पास आ जाती है, भगवान भी हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करता है, मैं बेचारा, मेरा हाइट कम, मेरे को चश्मा, ये सब सब सब
सेल्फ पीटी में जीता था, पूरा दिन सेक्स का सोच और फियर कि अब मेरा क्या होगा, काल्पनिक फियर दुनिया भर के, जो नहीं होने वाला था वो सिचुएशन सोचता रहता था, जो कभी हुआ ही नहीं उसके बारे में सोचता रहता था। तो ये सब के बाद मुझे पता चला कि अगर इसमें से बाहर निकलना है तो ये 4 शब्द के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर रिजाइनमेंट से निकलना है तो क्या करना पड़ेगा, सेल्फ पीटी में से निकलना है तो क्या करना पड़ेगा, और फियर में से निकलना है तो क्या करना पड़ेगा, सेक्स के बारे में क्या करना पड़ेगा, और अपने आप को खुश रखने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मेरा स्पॉन्सर ने मेरे को बताया कि तेरे को खुश होना है ना तो अब भी इसी वक्त हो सकता है। अब भी इसी वक्त मतलब वो कैसा, तो बोला तेरे को खुश होना है, तू कब खुश होएगा। मैंने बोला जरा थोड़ा पैसा हो जाए, जरा चिंता नहीं हो, एक बंगला बन जाए, एक गाड़ी मिल जाए, एक बीवी मेरे को थोड़ा समझने लगे, मुझे थोड़ा इज्जत से बुलाने लगे, ये मेरा बड़ा भाई मेरे को जो पूरा दिन कुछ न कुछ सिखामन देता रहता है, सीख देता रहता है, वो थोड़ा बंद हो जाए, मेरा भी कभी कभी सुन लिया करे, हमेशा उसका सुनाता रहता है। ये सब अगर हो जाएगा तो मैं खुश हो जाएगा। बोला बचपन में क्या हुआ था, तेरे को क्या लगा था। मैंने बोला मतलब ये सब तू जो चाहता है कि ये सब जो तूने मांगा और तू जो नहीं सोच रहा है वो भी सब मैं तेरे को आज दे देता हूँ, तो तू खुश हो जाएगा क्या। मैं सोच में पड़ गया, सब कुछ तेरे हिसाब से हो जाए, सब 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 तू पूरा पिक्चर तू जैसा चाहता है वैसा चलने लगेगा तो तू खुश हो जाएगा क्या। मैं सोच में पड़ गया। तब मेरे को उसने बताया कि बचपन में क्या हुआ था कि मैंने एक खिलौना लेने के लिए जिद किया और पिताजी ने मेरे को बोला कि नहीं अभी अपना ये खिलौना लेने का बजट नहीं है, बाद में तेरे को लेके दूंगा। और मैं नहीं माना और कुछ रोया, कुछ तोड़फोड़ किया, कुछ धूल में ये किया, खाना नहीं खाया। और मेरे पिताजी ने बोला कि ले मर, पकड़ इसे। वो खिलौना मेरे पास आया, मैं 2 दिन भी उसके साथ खुश नहीं रहा और मेरे को दूसरा खिलौना दिख गया। फिर मुझे साइकिल दिख गया, साइकिल चाहिए, साइकिल आ गया। साइकिल 4 दिन नहीं चलाया, मेरे को लगा कि ये साइकिल में मजा नहीं आता, ल्यूना हो तो अच्छा। ल्यूना आ गया तो बजाज हो तो अच्छा, बजाज आ गया तो बाइक चाहिए। गर्लफ्रेंड को बाइक पे बिठाने का मजा आता है, बारिश में निकलने का। फिर बाइक आ गया तो लगा कार में हो, गर्लफ्रेंड पीछे बैठती है अच्छा नहीं लगता है, बाजू में बैठती है तो अच्छा लगता है, कार चाहिए। तो सब कुछ भगवान ने मेरे को दिया, लेकिन मैंने जो चीज मुझे मिल जाती है उसके ऊपर से सीखने को क्या मिलता है। तो जो चीज मेरे को मिलती है उसका मुझे कदर नहीं है, जो चीज मेरे पास है उसका आनंद मैं नहीं ले रहा हूँ, और जो चीज मेरे पास नहीं है उसके लिए मैं दुखी होके जी रहा हूँ। आज ये मेरे पास मोबाइल है मेरे हाथ में, जो मोबाइल से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, 35,000 रुपये का मोबाइल है। तो ये मोबाइल क्या है, मेरा कल का इच्छा है। तो इच्छा तो पूरा हो रहा है मेरा, लेकिन जैसा ही ये 35,000 का मोबाइल मेरे हाथ में आया, मुझे अब एप्पल का मोबाइल दिखने लगा। तो जो चीज मेरे पास है उसका आनंद मैं नहीं उठा सकता हूँ, और जो चीज मेरे पास नहीं है उसका दुख में जीना वो मेरा आदत है। तो स्वीकार कि मेरे पास ये है, ये मोबाइल अच्छा है, ये बाइक है, वो बाइक मेरे पास अच्छा ही है,
ये जो स्वीकार करना है वो स्वीकार का भावना मेरे में नहीं है। मुझे और ज्यादा दिल मांगे मोर, जितना भी दो मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो ये लिमिटेशन एक आ जाता है। और स्वीकार एक आंतरिक शक्ति है जो मुझे यहाँ पे आके जानने को मिलेगी कि मेरा जिंदगी कोई बहुत बुरा नहीं है। मुझे सोक्रेटिस का एक कहानी में इधर शेयर करना चाहूंगा कि सोक्रेटिस को अपने उसका एक बहुत पैसे वाला दोस्त था, उसके यहाँ गया तो उसने उसको पूरा मॉल में घुमाया। बहुत बड़ा मॉल था, सुई से लेके बड़े बड़े मशीन तक जो चाहो वो मिल जाता था। 4-5 घंटे मॉल में घूमने के बाद सोक्रेटिस के दोस्त ने उसको पूछा कि कैसा लगा ये मॉल। सोक्रेटिस ने बोला बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया। उसके दोस्त ने बोला बोल तेरे को क्या चाहिए, मैं तेरे को लेके देता हूँ। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इसके लिए मजा आ गया कि ये पूरा इतने इसके मॉल के अंदर जितनी भी चीजें है उसके बिना भी मेरा जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है। सोक्रेटिस का जवाब था। और उस दिन ये कहानी में जब बेवड़ा नहीं था तब भी मुझे पता थी, लेकिन मैं उसमें से कुछ सीखा नहीं था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मुझे वो कहानी के सही मायने समझ में आए। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये स्टोरी सुनाने का मतलब ये था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने से पहले मेरे पास नॉलेज बहुत था लेकिन समझ जीरो था। और मैं समझ रहा था कि मेरे जितना इंटेलिजेंट, मेरे जितना नॉलेज वाला कोई नहीं है। तो मुझे नॉलेज बहुत था लेकिन उसको अप्लाई करने का, उसको कैसे समझने का वो अकल नहीं था। तो धीरे धीरे मेरे को ये सब बातें समझ में आते गई कि मेरे पास जो कुछ है उसका मेरे को स्वीकार करना है। जो मुझे चाहिए उसके लिए मेरे को थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। और जो थोड़ा बर्दाश्त नहीं है मेरे में बिल्कुल। तो ये जो 3 गुण थे, टॉलरेंस, पेशेंस एंड क्या बोलते हैं इसको, एक्सेप्टेंस। टॉलरेंस, पेशेंस और एक्सेप्टेंस, वो जो 3 महत्व के गुण थे वो मेरे में एकदम ही नहीं थे। और उसकी वजह से मेरा जीवन एकदम दुखमयी और अपना बेचैन, चिड़चिड़ा और असंतुष्ट रहने वाला दिमाग मैंने पाया था। शराब पीने से ही मेरे को शांति मिल रहा था, लेकिन अभी मेरे को शराब पीने का जरूरत नहीं पड़ रहा है क्योंकि मुझे खुश रहना ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने सिखा दिया है कि जो कुछ भी है, अभी मैं एसी में बैठ के आपसे शेयरिंग कर रहा हूँ। एसी मेरी बीवी ने अभी कार लिया है, मैं कार में घूम रहा हूँ। तो आज जो कुछ भी मेरे पास है वो मेरी औकात से ज्यादा ही भगवान ने दिया हुआ है। ये मेरे को मेरा जो शरीर दिया है, ये एनर्जी जो मेरे को मिला है, ये जीवन जो मेरे को मिला है वो फ्लूक में मिला है। ये जीवन के लिए मैंने कोई मेहनत किया है क्या? मैंने भगवान से मांगा था क्या मेरे को पैदा कर? वो भगवान ने फ्लूक में मेरे को दिया है कि जा देख ले यूनिवर्स क्या है, देख ले पृथ्वी क्या है। तो ये जन्म से मेरे को एक एनर्जी मिला है जो मेरे मृत्यु तक मेरे साथ रहने वाली है। वो एनर्जी का उपयोग कैसे करना है वो मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने सिखाया कि मेरा जो मूड है बेचैन, चिड़चिड़ा और असंतुष्ट का, सेल्फिशनेस एंड सेल्फ सेंटरनेस इज रूट ऑफ आवर ऑल प्रॉब्लम। तो मैं मेरी बीवी का पर्स में से जब 100 का नोट निकालता था अपना शराब पीने के लिए, तब मैं ये नहीं सोच रहा था कि मेरी बेटी का दूध का बिल कौन भरेगा। तो इसके जितना निकम्मा और इसके जितना नालायक बाप और इसके जितना नालायक इंसान दुनिया में मैं दिया लेके ढूंढने निकलेगा तो भी मेरे को नहीं मिलेगा। ये बात मेरे को रियलाइज हुआ यहाँ पे आके कि मैं जो अपने आप को बहुत शाना समझ रहा हूँ, मैं जो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे जितना घिनौना नालायक कोई इंसान दुनिया में है ही नहीं। और इस बात का जब मैंने स्वीकार किया तब मैं एक अच्छा इंसान बनने के तरफ मेरा पहला कदम बढ़ने लगा कि नहीं, ये नहीं चलेगा। तो आज जो मेरा मेंटल स्टेज है वो सपने में भी गलती से भी ये नहीं सोचता है कि मेरा दुश्मन भी शराब पी ले।
दुश्मन के लिए भी मेरे को निकलता है कि कुछ भी हो जाए वो शराब नहीं पीना चाहिए, उसका जीवन अच्छा होना चाहिए। भगवान से प्रार्थना निकल रहा है कि मेरे को जैसा सतसत विवेक बुद्धि दिया वैसा मेरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के भाइयों को ही नहीं, सबको, मेरे जीवन में आने वाले हर इंसान को भगवान मेरे जैसा समझ, मेरे जैसा प्रोग्राम, ये जैसा प्रोग्राम जो मेरे को मिला और जिसने मेरा जीवन बदल दिया, मेरा पूरा पूरा उसका शब्द में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। और इसका शुरुआत हो चुका था 4 स्टेप से। जब मेरे को बोला, मैंने 2 बार बोला शायद शेयरिंग करते करते कि मैंने मेरी बीवी का मेरी बेटी का 450 रुपये का दूध का बिल कौन भरेगा ये मैं नहीं सोच रहा था। ये जो अंडरलाइन वाक्य है और उसके साथ मेरा स्पॉन्सर का बातचीत, मेरा स्पॉन्सर ने बोला कि माफी मांगना पड़ेगा तेरे को तेरा बेटी का, तो मेरे को यही सीन याद आया कि हाँ, मैंने इसके बारे में सोचा नहीं कभी कि मेरी बेटी का दूध कैसे आएगा, लेकिन मेरा स्पॉन्सर ने कुछ अलग ही मेरे को एंगल दिखाया कि तू शराब छोड़ने कहाँ जाता था। तो मैंने बोला सूरत। तो बोला कितने बजे जाता था? मुझको 5:30 बजे निकलते थे, 7 बजे पहुंचते थे। तेरी बेटी का स्कूल कितने बजे छूटता था? तो 5 बजे छूटता था। वो बेचारी 5 बजे, 5:15, 5:30 बजे घर पे आती थी, उसको कपड़ा बदल के थोड़ा खाना खिला के मैं बाइक पे बिठा के सूरत जा रहा था। तो उसने बोला कि वो टाइम जो जहाँ पे तेरी बेटी को लेके तू शराब छोड़ने के लिए सूरत जाता था, वो तेरी बेटी का किस चीज का टाइम था? उसका खेलने का टाइम था। वो 5 साल की बेटी अपने बाप का शराब छुड़ाने के लिए अपना खेलने का टाइम को सेक्रीफाइस करके तेरे साथ तेरा शराब छुड़ाने का जिम्मेदारी तेरा बेटी का था क्या? और मेरी वो जो सीन मेरे को याद आया और मेरी आंखों में से जो आंसू गिरने चालू हुए कि मैंने क्या किया जिंदगी में। और पहली बार मेरा अहंकार को चोट लगा और मेरे को वो जो डिफाइन बोलते हैं ना, मैंने अपने आप को जो एक बहुत खूबसूरत, बहुत महान, बहुत इंटेलिजेंट ऐसा एक मूर्ति बना के रखा था, उसके ऊपर पहला हथौड़ा गिरा दोस्तों उस दिन कि मेरे जैसा सूदिया आदमी दुनिया में कोई नहीं है। और वो जो हथौड़ा पहला गिरा और जो मेरे को फीलिंग आया, जो एहसास मेरे को हुआ, वो एहसास मुझे इतना अच्छा लगा मेरा अहंकार टूटने का कि फिर मैं उसके ऊपर हथौड़ा मारते गया, मेरा गलतियां ढूंढते गया, जितना हो सके उसका उतना उसको उसमें से बाहर निकलने का, वो गलती को सुधारने का, नहीं सुधर सके तो ऐसी गलती दोबारा नहीं करने का, ये सब चलता चला गया। आज भी यही प्रोग्राम चल रहा है। आज भी मेरा फोकस फर्स्ट थिंग फर्स्ट यही है कि मेरा मन कहाँ पे काम कर रहा है, कुछ गलती तो नहीं कर रहा है। तो मेरे स्पॉन्सर बोलते थे कि ये साला अपना जो दिमाग है ना, वो मशीन है, बिगड़ा हुआ मशीन, इसके से अंदर से प्रोडक्शन ही खराब निकल रहा है, उसका इंजीनियर भी मैं हूँ, गलती भी मेरे को ही ढूंढना है और मैकेनिक बन के उसका स्क्रू भी मेरे को ही टाइट करना है, सुधारना भी मेरे को ही है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज मेरा पैसा कमाना नहीं है, आज भी मेरा फर्स्ट थिंग फर्स्ट एक ही है कि मेरा मन क्या कर रहा है, कहीं पे फिसल तो नहीं रहा है। क्योंकि कनिंग, बबलिंग एंड पावरफुल दोस्तों, जो मुझे आज भी अहंकार में लेके जाती है कि 15 साल सोबर हो गया, इतना अच्छा शेयरिंग करता है, अब तेरे को मीटिंग में जाने का क्या जरूरत है, अब तेरे को किसी को सुनने का क्या जरूरत है, अब तुझे सब समझ में आ गया। तो ये 15 साल का जो सोपराइटी है वो भी एक अहंकार बन के सामने आ जाता है। और इससे माइक्रो लेवल कि मैं अब विनम्र हो गया हूँ। अगर विनम्र हो गया हूँ तो बोलने का क्या जरूरत है? विनम्र हो गया है, ये बोलना भी तो एक अहंकार का ही प्रतीक है। तो इतना माइक्रो लेवल पे मेरे को देखना पड़ता है कि अहंकार मेरे अंदर कहाँ कहाँ से घुस रहा है। और ये मरते दम तक का अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम एक्चुअली प्रोग्राम नहीं है, जर्नी है, वो मरते दम तक चलने वाला है। तो मैं हमेशा ही
अपने 10वें स्टेप पे रहने वाला हूँ, रोज गलती करता हूँ, रोज अपने आप को सुधारता हूँ, रोज 4 स्टेप मेरा रोज ही चलता रहता है और जितना हो सकता है उतना मैं उसे क्लियर करने का, उसको साफ करने का, मेरे अंदर कहीं रिजाइनमेंट ना आ जाए, मेरे अंदर कहीं सेल्फ पिटी ना आ जाए, फियर ना आ जाए। फियर के लिए मेरे को हायर पावर का कॉन्सेप्ट दिया कि फियर आता क्यों है, तो अहंकार और फियर दो एक साथ रहेंगे। अहंकार आएगा तो फियर आएगा। अहंकार मतलब क्या कि मैं ये करके दिखा दूंगा, मैं एक दिन ये कार लूंगा, मैं एक दिन ये प्रमोशन लूंगा, मैं एक दिन ये कुर्सी लूंगा। जैसा ही मैं मेरा अहंकार कुछ लेने के लिए निश्चय करता है, वैसा ही पीछे मेरे को डर बैठता है कि शायद ये प्रमोशन नहीं मिला तो, ये कुर्सी मेरे को नहीं मिला तो, ये कार मैं नहीं ले पाया तो करके डर का एंट्री पड़ता है। लेकिन अगर मैं ये अहंकार की जगह पर एक उच्चतर शक्ति को रखता हूँ कि उच्चतर शक्ति की इच्छा होगा तो मुझे ये कुर्सी मिलेगी, उच्चतर शक्ति का इच्छा होगा तो मैं ये कार ले पाऊंगा, उच्चतर शक्ति का इच्छा होएगा तो मैं ये कर लूंगा, तो मैं फियर में से मुक्त होता हूँ। और वो नहीं मिले तो भी मैं आज अभी इसी वक्त खुश हूँ। ये जो सोच है यही मुझे शांतता बनाए रखने में मदद करती है। कुछ चाहिए, ये कुछ बदलना है, और क्या बदलना है क्या नहीं बदलना है, अपना प्रार्थना जो है उसने मेरे को जीवन बहुत सिखाया कि मैं जो परिस्थिति हम बदल नहीं सकते उसको स्वीकार करना का स्वस्थता दो। तो वही मेरे में नहीं था। जो चीज मैं बदल नहीं सकता था मैं उसी को बदलने जाता था, मैं सामने वाले लोगों को बदलने जाता था, जबकि मैं उनको बदल नहीं सकता हूँ। इतना मेरे को बात नहीं समझ में आ रहा था कि मैं अपने आप को बदल सकता हूँ। जो चीज मैं बदल सकता हूँ उसको बदलने का हिम्मत दे। तो मेरे को हिम्मत दिया अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मेरे अंदर, खुद के अंदर बदलाव लाने के लिए, और मैं धीरे 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 अपने अंदर बदलाव लाने का कोशिश करता हूँ। आज भी वही कोशिश चालू है। और उसके बीच का अकल मेरे पास नहीं है, बुद्धि मेरे पास नहीं है। वो भगवान का एंट्री जब तक नहीं पड़ता, जब तक मेरा अहंकार है तब तक मेरे में बुद्धि आने वाला नहीं है। जैसा ही भगवान को मैं बीच में रखता हूँ, वो भगवान कौन है कैसा है मैं आज भी नहीं जानता हूँ 15 साल के बाद, लेकिन एक भगवान का ख्याल बीच में रखता हूँ तो मेरे अंदर बुद्धि का एंट्री होता है। तो होल्ट जो है, होल्ट का प्रोग्राम, वो भूखा मत रहो, गुस्सा मत करो, थक जाए इतना काम मत करो, या अकेले मत रहो का प्रोग्राम नहीं है। होल्ट बहुत बड़ा ताकत है। होल्ट अपना सबसे बड़ा दोस्त है, क्योंकि हमारा अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कहते हैं कि अल्कोहलिक इज अ एक्सट्रीम एग्जांपल ऑफ सेल्फ विल रन राउट, स्वयं इच्छा से चलने वाले तूफान। मेरे को सोच आता है मैं एक्शन करता हूँ, मेरे को सोच आता है मैं एक्शन करता हूँ, मेरे को सोच आता है और मैं एक्शन करता हूँ। तो सोच आने के बाद होल्ड पे जाना, रुकना, एक्शन करने के बीच, सोच और एक्शन के बीच में रुक जाना, वहां पे वो रुकोगे नहीं तो बुद्धि का एंट्री नहीं आएगा, सच ये बुद्धि कभी आएगा नहीं। रुकने के बाद थिंक सोचो कि क्या कर रहा हूँ, इसका परिणाम क्या आएगा, ये सब जब मैं सोचता हूँ तब मेरे को बुद्धि का एंट्री होता है और मेरे को समझ में आता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं रुकूंगा नहीं तो मेरे में बुद्धि नहीं आएगा। और फिर ये सेम जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम है, वो मैंने बिहेवियर एनालिसिस जब मैं देख रहा था कि अपना जो प्रॉब्लम है वो है थिंकिंग, फीलिंग और बिहेवियर का, तो मैंने फ्रॉइड को देखा, फ्रॉइड को मैंने बीच में पढ़ा। तो वो बोलते हैं, फ्रॉइड बोलते हैं ईव है, ईव मतलब अपने अंदर का जानवर जो डिमांड करता है, और ईगो है जो उसको फुलफिल करता है। मतलब क्या होता है कि मेरे अंदर का जो जानवर है वो डिमांड निकालता है कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, और ईगो जो है वो उसको फुलफिल करने के लिए तुरंत आगे आ जाता है कि इसने मांगा है तो इसको मेरे को देना पड़ेगा। तो तीसरा है पैरा ईगो। पैरा ईगो को बोलता है कि रुक,
मेरे को जरा देख लेने दे कि इसका डिमांड क्या है, कितना मानने जैसा है और कितना उसको ना बोलने जैसा है। तो वो तीन चीजें जो है यू अपना ईगो और पैरा ईगो, वैसा ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस में है ऑब्सेशन, एक्शन और होल्ट। तो होल्ट के बिना अपना काम बनने वाला नहीं है। होल्ट अपने आप में एक छोटा शब्द नहीं है, बहुत बड़ा है। होल्ट ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है। और हेलो जी देवांग भाई सुने। तो समय खत्म हो गया क्या? जी इसके बाद हम प्रश्नोत्तर सेशन देंगे। आप 5 मिनट और दे दीजिए। जी जी ठीक है, मैं फिनिश करने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये जो कुछ भी मेरे को समझ में आया उससे मेरे को इतना अभी ये सब पूरा प्रोग्राम मेरे को धीरे धीरे समझ में आया है और बहुत टाइम लगा है। और दो जो स्लोगन है जो न्यू कमर है या अभी प्रोग्राम को समझने का कोशिश कर रहे हैं उनके लिए ये जो बहुत कठिन नहीं है, लेकिन थोड़े स्लोगन्स है जो न्यू कमर्स के लिए खास है। तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि कीप इट सिंपल, टेक इट इजी, बेटर देन यस्टरडे, बेबी स्टेप, धीरे धीरे चलना है। कल से आज थोड़ा समझ मेरे में बड़ा है कि नहीं, प्रोग्राम के मामले में कल से ज्यादा मैं कुछ समझ रहा हूँ कि नहीं, मैं धीरे 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 आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि हम प्रगति का दावा करते हैं, हम कोई संत नहीं है, हम कोई डेस्टिनेशन पे पहुंचना नहीं चाहते हैं, हम खाली अपना जीवन बेहतर बनाना चाह रहे हैं। तो वो धीरे धीरे होगा, इसके लिए बहुत डरने का जरूरत नहीं है। एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब मैं पहली बार स्कूल में गया था और मेरे को एक लिखने के लिए सिखाया जा रहा था, तब भी मैं यही सोच रहा था कि ये मेरे बाप ने कहाँ पे मेरे को डाल दिया, ये एक कितना मुश्किल है, ये लिखने का क्या जरूरत है, ये ऐसा ऐसा हाथ घुमा के ऐसा गोल करने का मेरे को नहीं जम रहा है। लेकिन आज एक तो लिखने में मेरे को दिक्कत हो रहा है क्या? तो ये प्रोग्राम भी सेम ऐसा है। आज से पहले कभी हमने लिया नहीं है, हम पहली बार कर रहे हैं, तो थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे 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 आपको समझ में आता जाएगा, आपका जिंदगी बेहतर बनता जाएगा और जरूर आपको एक दिन शांतता का अनुभव होगा। आप बेचैन, चिड़चिड़ा और असंतुष्टता में से निकल जाओगे। शराब से दूर होने का तो गारंटी है ही, लेकिन एक आप बेहतर जीवन जी पाओगे। लेकिन थोड़ा धीरज, सहन शक्ति और स्वीकार, पेशेंस, टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस करते जाइए जिंदगी में। जैसा मेरे जीवन में हुआ, आपके जीवन में भी जरूर होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबको मेरे जैसा शांतता मिले। आप लोगों ने मुझे शांति से सुना, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।